तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो आप लोग एक चीज समझो, जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान से देखना। हेडिंग डालो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे जो काइनेटिक वर्ड लिखा हुआ है, काइनेटिक मीन्स होता है मूवमेंट। काइनेटिक मतलब क्या होता है? मूवमेंट। नेक्स्ट सेकंड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। और किसका मूवमेंट, जल्दी बताओ? गैसेस का। यानी यहाँ पर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में रियलिटी में गैसेस के मूवमेंट पे नजर रखने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? आप याद रखना, एवरी गैस, जितनी भी धरती में गैस होती है वो कलेक्शन होती है मॉलिक्यूल्स का। किसका होती है? मॉलिक्यूल्स का। तो एवरी गैस कंप्राइजेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरी गैस कंप्राइजेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? जितनी भी गैस होती है वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है। और याद रखना, द साइज ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स, द साइज ऑफ द साइज ऑफ द gaseous molecule, the size of the gaseous molecule is of order 2 into 10 raised to the power minus 10 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? जो साइज होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स का वो किस ऑर्डर का होता है? 2 into 10 raised to the power minus 10 मीटर। एंड द सेपरेशन बिटवीन एंड द सेपरेशन between two molecules and the separation between two molecules is, याद रखना, 2 into 10 की पावर माइनस 9 मीटर। देख रहे हो? यहाँ पे देखो ध्यान से, सेपरेशन आपका 10 गुना ज्यादा है आपके साइज ऑफ द मॉलिक्यूल से। समझ में नहीं है? तो यहाँ पे बोल सकते हो द सेपरेशन इज 10 टाइम्स लार्जर देन, द सेपरेशन इज 10 टाइम्स लार्जर देन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से इसको। ठीक है, तो हमने क्या देखा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यू रियली हैव टू, काइनेटिक वर्ड यहाँ पे मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर रहा था। और किसका मूवमेंट? गैसियस का। हमें पता है गैस को, मोशन को समझने के लिए उसके कंपोजिशन के बारे में जानना होगा। और हर गैस किससे मिलकर बनी होती है? मॉलिक्यूल से। ध्यान से देखो, हमारे पास दिमाग में बात है कि साइज के क्या इम्पैक्ट होता है। तो जो साइज होता है मॉलिक्यूल्स का वो कितना होता है? 2 into 10 raised to the power minus 10। और ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन होता है वो कितना है? 2 into 10 raised to the power minus 9। यानी सेपरेशन आपका 10 टाइम्स लार्जर देन होता है किससे? एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जब हमें काइनेटिक थ्योरी को समझना था तो हमें कुछ मैक्सवेल लोगों ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो पूरे काइनेटिक थ्योरी को प्रेडिक्ट कर पा रहे थे करेक्टली, जिनका नाम हुआ पॉस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है ना? ऐसे कुछ एजप्शन जिसको मानने के बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे फॉर्मूलेज एप्लीकेबल हो जाते हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पॉस्टुलेट। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया है एजप्शन। ठीक है ना? एजप्शन का मतलब होता है कि नॉट बी हर जगह वैलिड हो जाए। समझ में आया? क्लियर? जो हम लोगों को लेकिन अगर एप्लीकेबल करना है तो हमें उन चीजों को एप्लीकेबल कराने के लिए हर जगह ये मानना ही पड़ेगा। जो हम बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हेडिंग डालो पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है ना? पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो पहला क्या होता है, ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस है वो किससे मिलकर बनी होती है? जल्दी बताओ। ऑल गैसेस मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम gas is same, and the molecules of different gases are, and the molecules of different, and the molecules of different gases are different। समझ में आया कि नहीं आया?
जो मॉलिक्यूल्स थे आपके सेम गैसेस के वो सेम थे, और जो मॉलिक्यूल्स थे डिफरेंट गैसेस के वो क्या है आपके डिफरेंट है। लिखो जल्दी से। ठीक है ना। अब देखो हमने एक खुद भी स्टेटमेंट पे आपने देखा, जो साइज थी गैसियस मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज्यादा छोटी थी एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। तो दूसरा पॉस्टुलेट देखो यहां से लिखो, द साइज ऑफ द gaseous molecules the size of the gaseous molecule is much smaller than the separation between the two gas molecules. Separation between the two gas molecules. टू गैस मॉलिक्यूल्स, दो गैस मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन से बहुत ज्यादा कम होती है साइज उनके मॉलिक्यूल्स की। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर होते हैं। समझ में आया कि नहीं। परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर होता है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ द सॉरी द साइज नहीं, द gaseous molecules are always perfectly elastic sphere. The gas molecules are always perfectly इलास्टिक स्पेयर्स। एनीबडी कैन टेल व्हाट इज इलास्टिक स्पेयर्स, क्यों बोलना चाहते हैं यहाँ पे राइटर या साइंटिस्ट क्यों बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे हम इलास्टिक स्पेयर है। तो याद रखो, जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या फिर जब ये मॉलिक्यूल्स जाके कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, उस समय कोई भी ना तो मोमेंटम का लॉस होगा ना तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। इसी वजह से आप बोले हो कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है हमेशा क्या है, परफेक्टली इलास्टिक स्पेयर से। लिखो जल्दी से इसको। ठीक है। आपको पता है गैसेस मॉलिक्यूल्स आपका एक जैसा मोशन नहीं करते हैं, दे आर डूइंग अ जिगजैग टाइप मोशन। समझ है कि नहीं है। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैपिड मोशन शो करते हैं, और जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है ना वो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं पर भी जा सकती है। समझ में आया कि नहीं है। तो 4 नंबर में क्या हो जाएगा, ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल्स परफॉर्म रैपिड मोशन परफॉर्म रैपिड मोशन and the value of the value of velocity and the value of velocities ranges from ranging from 0 to infinity in any direction। डायरेक्शन तो कोई डिसाइड नहीं होती, पर वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू आप लोग चूज कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो मैंने भी आपको इलास्टिक स्फीयर वाला जो पॉइंट लिखवाया, हमें पता है कि अगर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं या फिर आपका क्या करते हैं वॉल से कंटेनर की कोलाइड करते हैं, तो वहां पर किसी भी प्रकार का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, यानी उनके बीच का कॉलिजन हमेशा कैसे होता है, इलास्टिक होता है। तो इसमें अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, द कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ मॉलिक्यूल्स और with the walls of container with the walls of container is perfectly elastic। ये पेपर में आता है स्कूलों में, याद रखना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट इज परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आया कि नहीं आया। अगला देखो यहाँ पे अगला पोस्टुलेट क्या है अपना, देखना ध्यान से। सपोज करो ये पार्टिकल है, कोई मॉलिक्यूल है, इधर से जाके इधर टकराया। समझ में आया कि क्या है। इससे टकराने के बाद ये यहाँ कहीं पे आके टकरा गया, फिर देखा तो यहाँ कहीं पे आके टकरा गया। लेकिन देखो एक से दूसरे एक मॉलिक्यूल से जब तक दूसरे मॉलिक्यूल में वो टकराता नहीं तब तक वो कैसी लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है ना। लेकिन अगर टोटल उसका पाथ देखो तो टोटल पाथ स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है ना। तो आप बोलोगे जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दो कॉलिजन के बीच में, वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। और जो रास्ता ये फॉलो करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं,
मीन फ्री पाथ। तो देखना यहाँ पे, देखो द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग कोलिजन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग, the distance traveled during collision are always straight line, always straight line, and the path followed by, and the path followed by the gaseous molecules, and the path followed by the gas molecules, gas molecules are called mean free path, are called, क्या बोलते हैं उसको, mean, this is free and this is path। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग समझना, दो के टकराने के बीच में जो रास्ता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और जो टोटल रास्ता फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। गॉट इट और नॉट? ठीक है ना? इसके बाद देखो, आपको पता है जो कॉलिजन्स होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। कॉलिजन कैसा होता है? इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब होता है कि टाइम उनके बीच में ज्यादा नहीं लगता है। यहां से टकराए फिर तुरंत दूसरे से टकरा जाएंगे, तुरंत वो तीसरे से टकरा जाएंगे, कोई भी टाइम डायलेशन नहीं होता है। तो आप क्या बोलोगे 7th पॉइंट में? तो ये क्या हो जाएगा? द कोलिजन प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, द कोलिजन प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यानी देयर इज नो टाइम लैग। आगे समझे ना? ये वो सारे पॉस्टुलेट है जिनके माध्यम से आपको क्या बताना है, पूरी की पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की स्टडी करना है। कोई दिक्कत क्या? अब देखो, जब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला है, आपके दिमाग में आ रहा है कि जब अभी लिखा हुआ है कि जब गैसेस मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर पे होंगे तो वो जाके कंटेनर की दीवार से टकराएंगे, आपस में भी तो टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? तो जब वो आपस में टकरा रहे होंगे या फिर दीवार से टकरा रहे होंगे, उस समय उनका फोर्स क्या होगा, उस समय उन पे लगाने, उनसे उनके द्वारा लगने वाला प्रेशर क्या होगा, इसको कैलकुलेट करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बिकॉज इससे मिलेंगे आपको 8 से 9 फॉर्मूले एक ही डेरिवेशन में। तो जल्दी से नोट करो इसको, अपन स्टार्ट करते। तो देखो यहाँ पे ये है ना टॉपिक, देखो हेडिंग डालो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ध्यान से देखो, दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ध्यान से देखना, इसका फिगर बहुत अच्छे से इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, होता है क्या वाला है। तो ध्यान से देखो, हम एक क्यूबाइड लेंगे या फिर क्यूब, या हम एक यहाँ पे क्यूब ले लिया, ठीक है ना, दिस इज द क्यूब। कोई दिक्कत क्या? दिस इज द क्यूब, ओके। अब ध्यान से देखो, दिस इज योर एक्स एक्सिस, हाँ है ना, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। कोई दिक्कत क्या? ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इस क्यूब के अंदर मान लिया हमने छोटा सा हिस्सा माना, ठीक है, दिस इज लाइक सिलिंड्रिकल हिस्सा माना। आपको पता है पूरे को हम एक जैसा हिस्सा नहीं कर सकते ना। हमने देखा कि यहाँ पर एक आपका मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या है आपका मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। तो तुम लोग एक चीज देखोगे, ये इस डायरेक्शन में वी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इस, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? वी वाई। और इस वाली डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? वी जेड। आपको पता है जब ये तीनों जगह एक साथ तो जा नहीं सकता, यानी ये स्पेस में ऐसा मूव कर रहा होगा कि तीनों कोऑर्डिनेट आपके वेलोसिटी के क्या हो रहे होंगे? चेंज। मान लिया कि वो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी क्या है? जी। आया समझ में कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, यहां पर बहुत सारे आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो उसमें मान लेते हैं कि, अब देखो ये जो हमने चीज लिखी है इसको हम पहले डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है ना। तो तुम देखो क्या हो जाएगा, लेट अ गैस फिल्ड इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स, आया ना, या क्यूबिकल कंटेनर। हमने क्या किया, गैस को काय के अंदर भर दिया, क्यूबिकल कंटेनर के अंदर फिल कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर इसका नाम देते हैं हम लोग ए, बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, और दिस इज जी, और दिस इज एच। ठीक है, इसके अंदर भर दिया। द द मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल
the molecule which present inside the container, present inside the container have velocity along x, y एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कैसी होगी? दिस इज वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आपको पता है तो नेट वेलोसिटी आपकी निकल कर आई वी, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। लिखो जल्दी से इसको, मानो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लिखो जल्दी से इसको, डन इट। आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ एक रिलेटिव, कुछ एक रिलेटिव चीज करने वाले, ध्यान से देखना कि अगर हम ये मान लेते हैं कि स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इसके अंदर प्रेजेंट है, तो लेट, ध्यान से देखो यहाँ पे, लेट स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लो स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच मास is small m, n number of molecules per unit volume लिख लेना, n number of molecules per unit volume and of each mass is m। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो यहाँ पे होने क्या वाला है। अगर हम मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें तो मोमेंटम निकालना हमको कहाँ पे? अलोंग एक्स एक्सिस। हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक चीज ध्यान से देखो आप, यहाँ पर ये पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका मास क्या है? एम, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या है? वी एक्स होगी कि नहीं होगी? तो इसका मोमेंटम का जगह एम इंटू वी एक्स इनिशियली, लेकिन जब ये इससे टकराएगा, टकराने के बाद वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर इस डायरेक्शन को प्लस बी एक्स ले रहे थे तो वापस आने वाले को क्या लेना पड़ेगा? तो देखो अगर हम बात करें तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, इनिशियल मोमेंटम की बात करें अगर हम लोग, और किसके पहले? कोलिजन के पहले अगर बात करते हैं, बिफोर कोलिजन, सो व्हाट यू नोटिस हियर, यू विल नोटिस कि दिस इज इक्वल टू एम इंटू वी एक्स। आया ना? सो नाउ यहां पे देखो क्या हो जाएगा, आफ्टर फाइनल मोमेंटम, ये तो इनिशियल था, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विथ वॉल, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विथ वॉल, आपको पता है कि वो रिटर्न बैक होगा कि नहीं होगा? इन दैट टाइम क्या हो जाएगा? अगर पहले वी एक्स पॉजिटिव था तो वी एक्स कैसा हो जाएगा? निगेटिव। सो द चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? नहीं होगा। द चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपको क्या पता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या था? माइनस एम बी एक्स, और इनिशियल क्या था आपका? एम बी एक्स, तो क्या निकल के आ गया? माइनस टू एम बी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लिखो जल्दी से, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है? तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस एम बी एक्स, ठीक है ना, माइनस, ये आपका होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ एम वी एक्स। लिख गया कि नहीं लिख गया? लिखो जल्दी से नेक्स्ट पार्ट, ले लेने दो फोटो फिर इकट्ठा लिखना। तो देखो हमें यहाँ से यहाँ पे सारी चीजें पता चल गई, हमें क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, और ये हमें क्या मिल गया? क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। अब ध्यान से देखो, अब फिर से थोड़ी खेल करने वाले हैं हम लोग। हमें ये पता करना है कि वास्तविक रूप से इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो हमें पता करना है। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है ना? हमें ये पता है कि यहां से यहां तक जाने में लगने वाला टाइम कितना है? डेल्टा टी, और वेलोसिटी कितनी है आपकी? बी एक्स, और यहाँ पे आपको दिया गया है जिस सरफेस पे सब कुछ होने वाला उसका एरिया कितना दिया गया है? ए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, let the distance traveled by
any particle, let the distance traveled by any particle in delta t time, in delta t टाइम। देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डिस्टेंस बराबर, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा डी बराबर वी एक्स इंटू डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, वी एक्स इंटू डेल्टा टी। देखो ये लेंथ है और ये एरिया है, एरिया इंटू लेंथ बराबर क्या होता है, वॉल्यूम। तो देखो टोटल वॉल्यूम कैसे निकल के आएगा, तो टोटल वॉल्यूम बराबर आएगा, देखो कितना, v बराबर दिस इज लेंथ यानी वी एक्स इंटू डेल्टा टी, और यहाँ क्या दिया गया आपको, एरिया। आएगा समझ में ना? हमें चाहिए क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमको पता है, अभी वॉल्यूम नहीं पता था। आपको पता है स्मॉल एन क्या दिया गया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इस पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, अगर उसका मॉलिक्यूल्स थे, अगर उससे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे तो आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे। स्मॉल एन क्या दिया गया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में, छोटे से वॉल्यूम में कितने थे, तो टोटल में मल्टीप्लाई करते तो टोटल वॉल्यूम निकल आएगा ना। तो देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इन टोटल वॉल्यूम, तो देखना ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज क्या हो जाएगा आपका स्मॉल एन, दिस इज वी एक्स इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये कितना था आपका, वी एक्स डेल्टा टी इंटू ए, ये तो वॉल्यूम था, ठीक है, उसमें यूनिट वॉल्यूम में कितने थे एन, तो टोटल कितने निकल के आ गए, एन वी एक्स डेल्टा टी इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज कॉमन सेंस यहाँ लगाना, जब यहाँ पे प्रोसेस चल रही होगी तो आधे पार्टिकल टकरा रहे होंगे और आधे पार्टिकल टकरा कर, यानी जब हम एक बार में केस स्टडी कर रहे हैं तो हम दोनों को तो नहीं देख सकते, हमें किसको देखना पड़ेगा, एक वाले को। तो हम मान के चलेंगे अगर टोटल पार्टिकल्स इतने उसके अंदर थे तो इसमें से आधे ही हमारे काम के, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली हाफ ऑफ द पार्टिकल्स, देखो यहाँ पे लिख लो इसको जल्दी से। देखो डन, अभी इसको इससे मत उतारना भी ना हो तो दिक्कत नहीं, तुम्हारे जाने से पहले ही अपलोड हो जाएगी। तो घर पे जाके इस पूरे डेरिवेशन को रोक रोक के अच्छे से समझ के लिख लेना, क्योंकि इससे जेई और नीट के इतने सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं ना। देखो ये कितने सारे निकलते जा रहे हैं, अभी रुको ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नो ओनली हाफ नंबर ऑफ अ पार्टिकल्स, हाफ नंबर ऑफ अ पार्टिकल्स विल गोइंग टू कोलाइड, है ना, विल गोइंग टू कोलाइड, केवल हाफ नंबर ही इससे टकराएंगे, ठीक है ना। अगर हाफ नंबर टकराएंगे तो हमारे लिए कितने काम के बचे, जल्दी बताओ, ये टोटल में से कितने का भाग कर दोगे, 1/2 में मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज एंड, दिस इज वी एक्स, दिस इज डेल्टा टी और दिस इज ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल चेंज, देखो वो आपका ये जो मोमेंटम निकल के आया था सिर्फ एक पार्टिकल की वजह से आया था, और टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, इतने सारे हैं, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, इतने मल्टीप्लाई बाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अरे स्टेप से याद रखना, अभी आगे का भी बहुत सरल आ जाएगा। द टोटल चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो देखो टोटल चेंज इन मोमेंटम की बात करें अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग, सो व्हाट यू गेट, डेल्टा पी एक्स, हाँ है ना, डेल्टा पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक का मोमेंटम कितना था, -2 टाइम्स ऑफ एम इंटू वी एक्स, ठीक है ना। टोटल कितने थे हमारे पास, दिस इज 1/2 एंड वी एक्स डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई ए। कोई दिक्कत क्या। अब ध्यान से देखो कुछ कटने वाला है, 1/2 से ये 2 गया, सो क्या मिला देखना, डेल्टा पी एक्स, ध्यान से देखो, दिस इज माइनस का एम वी एक्स इंटू वी एक्स, तो यहाँ एन ये हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टे इंटू ए। कोई दिक्कत क्या। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। लेकिन आपको ये पता है एक्स एक्सिस में मूव करने वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो कोई अकेला पार्टिकल नहीं होगा, हर लाखों करोड़ों पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। ये तो अगर वी एक्स डाल दोगे तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई। हमें पता है वी एक्स में हमको लेना पड़ेगा एवरेज वैल्यू, काय की लेना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू। तो अपन को पता है वी एक्स तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन अगर हमें एवरेज लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर बार लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, देखना यहाँ पे ले लो इसकी फोटो, ठीक है ना।
तो यहां देखो क्या हो जाएगा, वी नो डैट, समझ में तो आ रही है ना डेरिवेशन। तो देखो यहाँ पे वी नो डैट देयर आर millions of the particles, millions of the particle moving along x-axis, moving along x-axis. So we have to take, so we have to take the average value. We have to take the average value of a velocity. हमें क्या लेना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू वेलोसिटी की लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत क्या, ठीक है ना। सो वी रिप्लेस So we replace Vx square by Vx square bar. कौन सी इक्वेशन में रिप्लेस करोगे, इन इक्वेशन नंबर 5। सो इन इक्वेशन नंबर 5 आया, समझ में कि नहीं आया। तो हम इक्वेशन नंबर 5 में इसको रिप्लेस करेंगे। सो व्हाट यू गेट द रिजल्टेंट इक्वेशन। तो देखो एवरेज आया तो यहाँ पे भी कर देगा, डेल्टा पी एक्स बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां से देखो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस, दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज वी एक्स स्क्वायर का बार इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई ए। समझ में आया कि नहीं आया, डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई ए, लिख लो जल्दी से इसको, ठीक है। यानी दिस इज इक्वेशन नंबर 6, क्या मिला आपको, माइनस एम इंटू एन वी एक्स स्क्वायर का बार इंटू डेल्टा टी इंटू ए। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ध्यान से देखो, ये काम करनी है हमारी, अब यहां से स्टार्ट करते। ओके, आप सब लोगों को यहाँ पे कुछ चीज दिख रही है, वो दिक्कत क्या है, अगर हम यहाँ पे डेल्टा टी जो इधर लिखा हुआ है इसको इधर पे ला दे तो क्या बन जाएगा, ठीक है ना। अगर डेल्टा टी इधर ला दे तो इधर पे क्या बचेगा आपको, माइनस एम, ये क्या हो जाएगा आपका एन, और वो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी तो चला गया, वी एक्स स्क्वायर का बार इंटू ए। चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, द चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, सब खराब ही कर रहे हो। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, आपको पता है मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है, फोर्स होता है। समझ में आया, डीपी अपॉन डीटी करा था कि नहीं करा था अपन ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स। आपको प्रेशर निकालना था, तो प्रेशर के लिए चाहिए फोर्स, और फोर्स के लिए चाहिए मोमेंटम। अब तुमको पता है इस एरिया का इधर डिवाइड कर दोगे तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, खत्म। आया समझ में कि नहीं आया। तो दिस इज एफ एक्स, एफ एक्स बराबर क्या हुआ, माइनस एम इंटू एन वी एक्स, दिस इज स्क्वायर का बार इंटू मल्टीप्लाई बाई ए। अब एक चीज समझना, हमारे मॉलिक्यूल जितना दीवार पे धक्का लगा रहे होंगे उतना ही धक्का दीवार किस पे लगा रही होगी, लगा रही होगी कि नहीं लगा रही होगी। यानी अगर ये हमारे मॉलिक्यूल द्वारा लगाए गए दीवार पे फोर्स था तो दीवार कितना लगाएगी, इसका अपोजिट। यानी आपका हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉल विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, होता था कि नहीं होता था, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। अगर वो पहला नेगेटिव था तो दूसरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखना यहाँ पे जो नेट फोर्स निकल के आएगी एक्स एक्सिस में कितना निकल के आ जाएगी, दिस इज एफ ऑफ एक्स बराबर एम इंटू एन, दिस इज वी एक्स स्क्वायर का बार इंटू ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। समझ में आया कि नहीं आया। अभी भी कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि हमें तो प्रेशर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया का डिवाइड कर देंगे कि नहीं कर देंगे, वी हैव टू डिवाइड द एरिया नाउ। कैसा लगा आज का, अभी तो 8वां स्टेप है। सो नाउ डिवाइड द एरिया। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए करोगे और यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, दिस इज एम एन वी एक्स स्क्वायर का बार, दिस इज इक्वेशन नंबर, मैंने तो भी इसको नहीं मानते हैं, एक और आगे कर देंगे, एफ एफ अपॉन ए, फोर्थ अपॉन एरिया क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, दिस इज पी एक्स बराबर एम एन वी एक्स स्क्वायर का बार, इसको मानो आप इक्वेशन नंबर क्या, 8।
समझ में आया कि नहीं? नोट करो जल्दी से। ठीक है ना? अब ये इसलिए क्योंकि पूरी इससे पूरे डेरिवेशन हो जाने हैं आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जितने आने हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने यहाँ तक का सारा हिस्सा निपटा लिया। अगर यहाँ पे हम पी को वाई के फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे वी वाई हो जाएगा, और अगर हम पी को जेड फॉर्म में लिखे तो वी को जेड फॉर्म में। अगर हमसे पेपर में एक ही क्वेश्चन बन रहा हो तो हम इतना सारा करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, सिमिलरली लिख दें। सिमिलरली आप क्या बोलोगे जल्दी बताओ? पी वाई बराबर दिस इज एम एन, दिस इज वी वाई स्क्वायर का बार, एंड पी जेड बराबर दिस इज एम एन वी जेड स्क्वायर का बार। आज समझ में आया? अब देखो, हर गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर तीन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, पी एक्स पी वाई और हमें तो एवरेज प्रेशर चाहिए। तो टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा हमारा एवरेज प्रेशर? तो एवरेज प्रेशर बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? यानी यही करना था, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई, दिस इज पी जेड डिवाइडेड बाई थ्री। तो ध्यान से देखो, 1/3 को कहां पर रख दो, बाहर। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, दिस इज एम एन वी एक्स स्क्वायर का बार, यहाँ क्या हो जाएगा, एम एन वी वाई स्क्वायर का बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एम एन वी जेड स्क्वायर का बार। समझ में आया कि नहीं? एम एन हमारा कॉमन आ जाएगा, सो व्हाट यू गेट हियर। तो यहां से ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, दिस इज P बराबर दिस इज 1/3, क्या कॉमन लिया आपने, m इंटू एन। यहां से क्या बचेगा आपका, वी एक्स स्क्वायर का बार प्लस वी वाई स्क्वायर का बार प्लस वी जेड स्क्वायर का बार। पहली इक्वेशन आपने ऐसा कुछ देखी थी, ये बराबर था वी स्क्वायर के। देखो पहली इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ध्यान से देखो, सो व्हाट यू गेट हियर, P बराबर 1/3 m इंटू एन, एंड दिस इज वी स्क्वायर। आगे समझ नहीं आया? देखो अभी और कुछ करना है, v इज वेलोसिटी नॉट, यहाँ पे मोमेंटम है संबंध। देखो जल्दी से इसको, ठीक है ना? अब देखो आगे और इसमें ट्विस्ट लेकर आते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना? देखना ध्यान से, अगर हम यहाँ पे करें कि टोटल मास तो इसके बराबर होगा, हाँ है ना, टोटल मास तो इसके बराबर होगा, अपॉन में क्या कर दिए, मतलब समझना क्या करने वालों को, ध्यान से समझना। ये m लिखा हुआ है, ये n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर टोटल नंबर में टोटल वॉल्यूम का डिवाइड करें तो ये स्मॉल एन ही मिलता कि नहीं मिलता? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये टोटल मास बन जाएगा। देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल का मास बराबर टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड द। आगे बात समझ में आया? यानी हम डायरेक्टली देखो कैसे लिखेंगे, ये आपको याद भी रहेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमें लिखा है m इंटू एन, एम बराबर क्या होता है, ये आगे भी काम आ जाएगा, एन अपॉन वी, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई वी विच इज इक्वल टू डेंसिटी। यानी एम एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर ये क्वेश्चन नंबर कितनी थी, 9 थी ना, सो इन इक्वेशन नंबर 9, सो व्हाट यू गेट हियर, पी बराबर 1/3, ठीक है, दिस इज, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, एम एन की जगह क्या ले लिया, रो, और ये क्या ले लिया आपका, अगला जो डेरिवेशन होगा नेक्स्ट इसी चैप्टर का वो इसी फॉर्मूले से स्टार्ट होता है, 1/3 रो वी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे और देखो, ये लिख गया साइड का, कैसा लगा? नहीं, अपन को ये फॉर्मूलेज याद करने हैं, ये न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट अप्लाई करेगा। अब देखो फिर और कहानी में ट्विस्ट लेकर आए थोड़ा सा, इसके जस्ट पुरानी वाली इक्वेशन बताओगे कौन सी थी, इसके पुरानी वाली इक्वेशन जस्ट बताओगे कौन सी थी, दिव्यांशी बात करने से, कौन सी थी, 8th नंबर की थी क्या, 9th? अच्छा एक अभी एक क्वेश्चन ऐसी लिखी थी ना, P बराबर 1/3 एम एन, और ये क्या था, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ी कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, हम्म, हम लोग एक काम करते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइड कर दो। क्या कर दिया हमने, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का, कोई दिक्कत क्या? अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे से 2 वापस ले लेता हूं तो 2/3 बनेगा, ऐसे एन से बोला तुम बाहर आ जाओ, और यहां से बोला कि क्या बचा, 1/2 एम, ये गलत लिखा है ना, ऐसा था। तो ये देखो,
ये किसका फॉर्मूला होता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो नया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2/3 × n इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये आपका कौन सा हो गया आपका, ये अगर नॉर्मल, ये 10वां, और ये अभी और आगे आते हैं। देखो जल्दी से, ये हो गया ना, इतना तो मजा आ रहा है। देखो आगे, देखो यहाँ पे क्या होगा। हम फिर से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और वो रिलेट करने का तरीका क्या हो जाएगा, अगर हम फॉर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, फॉर यूनिट वॉल्यूम, देखना इस वाले फॉर्मूले से बोल रहा हूँ। तो ये वाला देखना यूनिट वॉल्यूम के लिए P, दिस इज 1/3 हो जाएगा। देखो यहाँ से इंटू 2/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इधर ध्यान से देखो, अगर वॉल्यूम यूनिट है तो आपको पता है दिस इज M और दिस इज स्मॉल n। इसकी जगह हम काय से रिप्लेस कर सकते थे, कैपिटल M से। काय से, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल M से रिप्लेस कर सकते थे फॉर यूनिट वॉल्यूम। तो ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M, और ये V स्क्वायर का बार। तो देखो ध्यान से, P बराबर दिस इज 2/3 हो गया कि नहीं हो गया। और यहां से ध्यान से देखो, दिस इज 1/2, दिस इज M, और यहाँ देखो पूरा, दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये क्या होता है आपका, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ से तुम पता क्या बोलोगे, प्रेशर बराबर 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये टॉपिक आपको याद रखने थे, फॉर्मूले, फाइनल फॉर्मूला ये। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोग इसको याद रखना अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे।